हेलो स्टूडेंट, नागरिक शास्त्र के पेपर में कुछ नहीं आए तो क्या करें। नागरिक शास्त्र के पेपर में आपको एन भी नहीं आ रहा, पूरा पेपर कैसे सॉल्व करोगे। 19 फरवरी को यानी आज आपका एग्जाम है और पेपर हल करने का मैं आपको बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। जो भी बच्चे कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं वो भी एक अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छे टोटल बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। तो नागरिक शास्त्र में पेपर में पास होने का बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। जो भी बच्चे कुछ भी तैयारी नहीं किए बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। रामबाण ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप जो है 80 से 85% जो है लेकर आप आ सकते हो नागरिक शास्त्र में। बस ये वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। सुबह ही आप लोगों का यानी 2 बजे से पेपर स्टार्ट है और ये मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, बेहतरीन वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। देखिए 2026 नागरिक शास्त्र का ये पेपर है, 425 RF पेपर का कोड है। ठीक है, पेपर के बारे में इस तरीके से पेपर दिया जाएगा। कॉपी आपका जो है वर्टिकल साइज में दिया जाएगा। इस तरीके से पेपर के साइज में कॉपी भी आपकी रहने वाली है। कवर पेज मैंने ऑलरेडी भरना सिखा दिया है। अब आपको मैं बताऊं, ऐसे पेपर दिया जाएगा। ठीक है, यानी आप कमजोर स्टूडेंट हो और आप लोगों ने जो भी प्रश्न पढ़ा वो प्रश्न आया ही नहीं पेपर में, तब आप कैसे जो है पूरा पेपर को सॉल्व करोगे मैं अच्छे से बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको पेपर को अच्छे से जो है रीड कर लेना है। अनुक्रमांक दिया जाएगा, भर लीजिएगा, नाम अपना जो है भर लीजिएगा। ठीक है, 425 RF जो पेपर का कोड है कवर पेज में भरना होगा, मैंने सिखा ही दिया था पहले। ये 100 नंबर का पूर्णांक होता है नागरिक शास्त्र का। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो भैया 15 मिनट अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए पढ़ लोगे जब तो जो प्रश्न नहीं आ रहा होगा तो वो क्या है, जब आपने पढ़ा होगा कभी तो ऑटोमेटिक जो है माइंड में वो प्रश्न का उत्तर बनने लगता है। तो आप लोगों को अच्छे से पेपर को रीड कर लेना है स्टूडेंट। इसका निर्देश पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी बच्चे इसका निर्देश नहीं पढ़ते हैं। आपको कुछ भी आ रहा है या नहीं आ रहा, निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा इसका, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का जो निर्देश होता है वो चेंज होता है। जैसे इसमें है पहला 15 मिनट पढ़ना है, दूसरा इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी इस पेपर में जितने भी सारे प्रश्न दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। तीसरा इसमें निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी 10 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरुआती दौर में पूछे जाएंगे। चौथा इसमें निर्देश है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों यानी एक वाक्य में देना, यानी 3 लाइनों में कंप्लीट कर दोगे तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 लाइनों में मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में देखिए चौथा जो इसका निर्देश है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो है 6 नंबर दे दें कि प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है। और 7वां इसका जो निर्देश है कि प्रश्न संख्या 31 और 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 250 शब्दों में देना है। और 8वां जो निर्देश है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए, यानी जो भी प्रश्न जितने नंबर का होगा वो सामने दिया जाएगा। मैं अच्छे से बताऊंगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये नोट वगैरह पढ़ लीजिएगा कि 4 विकल्प दिए जाते हैं। अब मैं आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, ये बहुविकल्पीय जो है प्रश्न है और इसके लिए ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले मैं प्रश्न के उत्तर के बारे में बता देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। तो चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, अमेरिका या जापान। मैंने काफी बार आप सभी को बताया था कि चीन ने जो भैया खुले द्वार की नीति अपनाई थी सबसे पहले नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ। तो ये जो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है स्टूडेंट, शिमला हो जाएगी। ठीक है, और ये जो समझौता हुआ था ये 1972 में हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी हमारी। तो दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला जो प्रधान जीव कौन है। तो इनमें से मुर्गी हो जाएगा। कौन है, मुर्गी जो है सबसे अधिक प्रभावित होती है इससे। चौथा प्रश्न है कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह के अगुवाई करने वाले प्रमुख नेता कौन थे। तो इनमें से के कामराज हो जाएंगे। चौथे नंबर का जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसी तरीके से आपको सही विकल्पों का चयन करना है। 5वां प्रश्न है जैविक हथियार संधि BWC किस वर्ष हुई। तो ये 1972 में हुई। ठीक है, 5वें नंबर का भी सही हो जाएगा। अब कॉपी में इन सभी प्रश्नों को कैसे लिखना है ये बहुत बड़ा टास्क होता है। आपको पढ़ने में आता हो या नहीं आता हो, कॉपी लिखना आपको आना जरूरी है। ये देखिए कॉपी में आप लोगों को इसी तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। जो भी प्रश्न होगा, जो सही प्रश्न होगा, सही उत्तर होगा, कॉपी में लिखना रहेगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया। 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, इन्हीं में से एक विकल्प चयन करना पड़ेगा। इनमें से बी हो जाएगा 1957 हो जाएगा। यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन 1957 में हुआ था। 7वां प्रश्न है ताशकंद समझौता कब हुआ।
तो ये समझौता जब हुआ था 1965 में, 1966 या 1967 या 1971, ये जो समझौता हुआ था माय डियर स्टूडेंट, ये कब हुआ था? ये समझौता हुआ था 1966 में। उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, तो 7वें नंबर का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं अभी आपको बहुविकल्पीय के लिए ट्रिक बता देता हूँ, लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा, पूरा पेपर आप देखिए। 8वां प्रश्न की दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं, तो समाजवादी देश जाने जाते हैं। ठीक है, पहली दुनिया अमेरिका है, दूसरी दुनिया समाजवादी देश, और तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्षता वाली, जिसमें भैया कोई भी देश नहीं, इसके केवल भारत और भी 2-4 देश हैं। 9वें नंबर में देखिए जो प्रश्न है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन के बीच में समझौता हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न है, विश्व में 1991 की मुख्य घटना क्या घटी? तो सोवियत संघ का विघटन हो गया। जो 15 गणराज्य थे वो टूटकर अलग देश बन गए। तो ये बहुविकल्पीय है और इसको जो है लिखना रहेगा आपको इसी तरीके से, देख सकते हो। ठीक है, कॉपी में इसी तरीके से लिखना है, 2-2 लाइनों का गैप कर दीजिएगा पेपर में। पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न को इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, आपको पढ़ना रह जाता, लेकिन राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये मैं आपको दिखा देता हूँ बहुविकल्पीय के लिए ट्रिक क्या है। जो 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है इसके लिए ट्रिक क्या है ये देखिए, मैं ट्रिक लिख कर लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहला है इनमें से सभी, दूसरा है तुक्का, खुद का तुक्का, तीसरा है मदद, चौथा है इनमें से कोई नहीं, पांचवा है का व खा दोनों, यानी ए और बी दोनों, और 6 नंबर पर है जो ए वाला ऑप्शन है ये 50% सही होता है, सी वाला ऑप्शन ये भी 50% सही होता है आपके नागरिक शास्त्र में। लाइव में एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे तुक्का आपको लगाना, मान लीजिए कि इनमें से 5 विकल्प नहीं दिखता है तो खुद का तुक्का लगाइए। मदद का ये अर्थ है, मान लीजिए कि आपको बहुविकल्पीय में जीरो नॉलेज है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो क्या काफी बार क्या होता है ना कि टिक लगवा देते हैं, कि कहते हैं कोई टीचर आता है बोलता है कि आप जो है कैमरे के सामने मत ताकि मैं आपको जो है विकल्प बताता जाता हूं, आप जो है टिक लगाइए जाते प्रश्न में लगाइए। तो ये मदद वाला ऑप्शन देख लेते हैं, तो पहले ना करके आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले कर लीजिएगा। इनमें से सभी, इनमें से कोई ने, काफी बार क्या होता है इनमें से कोई वाला गलत भी हो जाता है। ठीक है, इनमें से सभी ये भी गलत वाला हो जाता है, कभी सही भी हो जाता है पूरा। ठीक है, तो ये जो है आपका लगभग 90% ही चांस होता है इसमें। ठीक है, मदद कर लीजिए, कुछ नहीं समझ में आया तुक्का लगा दीजिए। काफी बार ए और बी दोनों वाला, क्योंकि काफी बार होता है ना एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन दे दिया जाता है, तो वो यही होता है। और ए 50%, जैसे आप देखिए इसमें ए सही है, इसमें सी सही है, इसमें भी ए सही है। ठीक है, नागरिक शास्त्र में ऐसे ही होता है। ठीक है, काफी बार क्या होता है कि ए और सी लगभग पूरा सही ही सही जाता है। आपको मैं और लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें भी ए सही है, इसमें भी ए सही है, इसमें सी सही है, इसमें देखिए बी सही है। तो इसमें देखिए काफ़ी बार क्या होता है ना कि ए सी बी यही सही जाता है आपके पेपर में। अब मैं बात कर लेता हूं जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान जो है संविधान के बुनियादी ढांचे के किन्हीं 2 तथ्यों के नाम लिखिए। अब इसमें देखिए संविधान की सर्वोच्चता तथा सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप। पेपर में कैसे लिखना है यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, पेपर की कॉपी में, पेपर तो ये है और कॉपी में इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया से लिखिए, राइटिंग से लिखिए, कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर देना, ज्यादा बड़े में इस प्रश्नों का उत्तर नहीं देखना है। तो संविधान के बारे में बताना रहता है। जैसे 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया? तो उत्तर है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1951 में जारी किया गया और इसी वर्ष नवंबर माह में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इस योजना की समयावधि 1951 से 1956 रही। यानी बना कर लिख दीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि नागरिक शास्त्र है सब्जेक्ट और कोई ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं रहता। बनाकर लिख दोगे, ठीक है, राइटिंग से लिख दोगे जिस तरीके से यहाँ पर आप कॉपी में देख सकते हो, इस तरीके से लिखोगे भैया तो 95% जरूर लेकर आओगे। 90 नहीं तो 85% कहीं नहीं गया आपके नागरिक शास्त्र में। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न है, नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। 2 लाइनों में इसको लिखना है। ये देखिए इतना लिख दोगे, ज्यादा ज्यादा आप इतना लिख दीजिएगा, नहीं तो इतनी लिख दीजिए। देखिए जो 13 नंबर प्रश्न में देख सकते हो। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है। नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। नेहरू की विदेश नीति के 2 बड़े उद्देश्य हैं, कठिन संघर्ष में प्राप्त संप्रभुता, क्योंकि भैया 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसमें भी संप्रभुता जो बचाए रखा इन्होंने। उसके बाद में क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, जो 562 रियासतें हैं उनको भी मिलाना, जो छोटे बड़े राज्य हैं उनको भी मिलाना भारत में। तो ये काफी जो है सहनशीलता वाला काम था। उसके बाद में देखिए जैसे 14 नंबर प्रश्न है, 1975 में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा किसने की? अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है। देखिए लिखना है कि 1950 में इस तरीके से लिखोगे, 1950 में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को फरुखुद्दीन अली अहमद जो कि भारत के राष्ट्रपति थे इन्होंने किया था, और किसके कहने पर? जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने पर। बस इतना लिख दीजिएगा, काफी रहेगा। नहीं तो आप लिख दीजिएगा 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लागू किया। बस 2 नंबर मिल जाएगा भैया, ज्यादा आपको ज्यादा काम झाम नहीं करने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया 1975 आपातकाल की घोषणा किसने की, तो उत्तर में है कि देश में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को
की गई प्रधानमंत्री 25 जून की रात में राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश को और उन्होंने तुरंत इसकी घोषणा कर दी। तो ये आपातकाल 21 महीनों तक लगा था। 15 नंबर प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के किन्हीं दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो देखिए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी तथा नेशनल कांग्रेस नेका। ठीक है, तो ये दो पार्टियां इसमें। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, बिहार के समाजवादी नेता। बीपी मंडल 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1977 में वो जनता पार्टी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी में क्या है, शामिल हो गए। अब उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की 2 स्थायी सदस्य कौन है? ब्रिटेन फ्रांस। 5 सदस्य ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका। ठीक है, चाइना, अमेरिका चाइना। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा भैया? रूस हो जाएगा। ये 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य, जिसमें अस्थायी सदस्य में भारत भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए LTTE यानी लिट इसको कहा जाता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। LTT का पूर्ण विस्तार है। ये जो है एक उग्र क्या है, एक उग्र तमिल संगठन है जो श्रीलंका में 1983 के बाद सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। और इस तरीके से कॉपी में आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है, 2 लाइनों का गैप कर दीजिएगा, राइटिंग से लिखिएगा, शब्दों में गैप करिएगा। ठीक है, राइटिंग से लिखोगे, आपको मान लीजिए कि प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, कुछ भी नहीं आ रहा, लिखने का तरीका आपको मालूम हो, साफ तथा सुथरा लिखिएगा, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। एक भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, कॉपी में बनाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, और जितना पूछा गया उतने में लिखिए, क्योंकि 10 वाक्य में पूछा गया तो उतना ही लिख दीजिएगा, काफी रहेगा। 19 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले 2 गैर सरकारी संगठनों के नाम बताइए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो लोन देती है IMF, इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा लोन लेता रहता है। इंटरनेशनल मनी फंड, जो कि इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 20 नंबर प्रश्न है, साक्षी संपदा से आप क्या समझते हैं? इसका भी आप उत्तर देख सकते हो कि साक्षी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पर एक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है भैया। संयुक्त परिवार में चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं आदि, नदी आदि साझी संपदा का क्या है, उदाहरण है। अब देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 आ चुका है, जो कि आपको 50 शब्दों में इसके एक प्रश्न का उत्तर देना है, 5 नंबर दिया जाएगा। और किस तरीके से इसका उत्तर देना, देखिए 4 यानी लमसम में 6-7 लाइनों में लिख दोगे तो काफी रहेगा। थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे प्रश्न पूछा गया है, क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य की प्राप्ति में आसियान कहां तक सफल रहा? आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजनल, ऐसे इस तरीके से है पूरा। ठीक है स्टूडेंट, इसको जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का देश भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, संगठन भी कहते हैं। और इस तरीके से आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है 1 का उत्तर देना रहेगा। देख सकते हो, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा ताकि पढ़ने में जो है दिक्कत ना हो, और अच्छे से लिखिएगा। मैं दिखा देता हूं आपको कॉपी। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और राइटिंग से लिखिएगा। जैसे यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में आए बदलाव का उल्लेख कीजिए। तो शीत युद्ध के बाद जो आए बदलाव, जैसे सोवियत संघ का बिखर गया भैया, 15 जो गणराज्य थे वो बिखर गए। ठीक है, और अमेरिका सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया। पहले दो सबसे बड़े देश थे, जो है सोवियत संघ और अमेरिका, लेकिन अब केवल अमेरिका ही शक्तिशाली देश के रूप में बना। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच जो है अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक में, पहले क्या भैया लड़ाई झगड़ा वाला होता था, अब सहयोगात्मक है। चीन बड़ी तेजी से महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है, बिल्कुल सही है। विश्व के सामने चुनौतियां एक पूरी नई कड़ी, जनसंहार, गृहयुद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए परमाणुक प्रसार, जलवायु में जो है बदलाव, वायु, पर्यावरण की हानि और महामारी मौजूद है। बनाकर इसको लिखना। देखिए, शीत युद्ध वो युद्ध होता है स्टूडेंट जिसमें कहते हैं कि ना कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या कहते हैं? आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना। मान लीजिए कि मैं आपको सिंपल सा शब्दों में समझाऊं तो शीत युद्ध, मान लीजिए कि ये मेरा पड़ोसी है, फिर ये भी मेरा पड़ोसी है। ठीक है, और दोनों से जो है संबंध है, यानी जो है एक ये हमारा पड़ोसी, एक ये मेरा पड़ोसी है। तो इसका देश यानी ये रूस है, ये अमेरिका है। ठीक है, दोनों देशों में अच्छी बात है। तो ये जो है इसको हथियार देता है, दोनों से जो है गृह युद्ध हो गया है, तो ये इसको हथियार देता है। हालांकि जो युद्ध रूस और अमेरिका के बीच में, लेकिन ये दोनों के साथ में लड़ाई करवा रहे हैं। तो ये जो रूस जो है भैया इस देश के सामने है, अमेरिका इस देश से। तो क्या है, इन दोनों को बिना कुछ हानि किए हुए शीत युद्ध हो रहा है। ठीक है, और इनको नुकसान हो रहा है, तो इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। अब आ जाइए रियो सम्मेलन पर। रियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया भैया? ये 1992 में रियो डी जनेरियो में जो है रियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें 160 से प्लस देशों ने भाग लिया और हजारों स्वयंसेवी ने भाग लिया था, जो कि पर्यावरण के मुद्दों पर ये संबंधित
था। 1970 दशक में इंदिरा गांधी की सरकार के कारणों से लोकप्रिय हुई भैया। इंदिरा गांधी भूमि सुधार और जोतबंदी कानूनों को सुधारने के लिए प्रचार किया। पूर्वी पाकिस्तान भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली भैया 1971 में भैया। सबसे अहम भूमिका जो है इंदिरा गांधी जी की ही हिमानियत हो। उसके बाद में देखिए 1970 में लोकसभा भंग करने का भी इन्होंने ही प्रस्ताव रखा। इमरजेंसी भैया इन्होंने लगाया। गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने भी दिया। यानी सारी चीजें इंदिरा गांधी जी ने ही किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बना कर लिख दीजिएगा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आप इसका उत्तर देख सकते हो, क्योंकि बना कर ही लिखोगे तभी सफल रहोगे, क्योंकि इतना भैया कोई नहीं जानता है कि वो जो बनाकर ना लिखे। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो भी उनको प्रश्न नहीं आता वो बनाकर लिखते हैं, अपने शब्दों में अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए जो लघु उत्तरीय प्रश्न में, ये टोटल 6 प्रश्न दिए होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाइए, 100 शब्दों में इसका उत्तर देना, यानी एक पेज में थोड़ा बना कर लिख दीजिएगा। ठीक है, गोरबाचेव जो कि सोवियत संघ के सुधार के लिए बाद हुए 1991 में जो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, तो 1989 में जो है राष्ट्रपति थे वहाँ के सोवियत संघ के। ठीक है, सुधार के लिए बाद क्यों, क्योंकि भैया सब जो 15 गणराज्य थे उसमें सबसे अधिक जो भूमिका मिलती थी वो रूस को मिलती थी। इसी तरीके से बना के लिख देना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियां की थी। देखिए 1947 में स्वतंत्रता हुई, में भारत देश आजाद हुआ, और इसमें जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी भैया, देश को इकट्ठा करना, 562 बड़ी रियासतों को इकट्ठा करना, ठीक है, सुरक्षा करना देश की। इस तरीके से बनाकर लिखिएगा, या दोनों में से किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना रहता है पेपर में कि सोवियत संघ के विघटन और गोरबाचेव की भूमिका बताइए। ठीक है, भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने में पर विपक्ष अपने तर्क दीजिए, अथवा करके पर्यावरण के मसलों में भारत का पक्ष बताइए। कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है दीर्घ उत्तरीय में। बड़े आराम से आप 200 शब्दों में लिख दोगे, यानी 2 पेज में लिख दोगे, काफी रहेगा। वर्टिकल साइज में होता है तो 1.5 पेज में आप लिख दीजिएगा। बनाकर लिखिएगा स्टूडेंट। कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पर हमें पूछ सकते हो निसंकोच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।